हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये जो है ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, तो चलो बोहर एटॉमिक क्या बोहर एटॉमिक क्या मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है एवरीवन, ठीक है। चलिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल देखो, बोहर ने जो भी मॉडल के बारे में बताया है वो उनका एजम्पशन था, उन्होंने सोचा है। ठीक है, और उन्होंने बताते चले गए हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि बोहर postulates are based on क्या बेटा, based on three बेसिक कंसेप्ट। इन्हीं तीन बेसिक कंसेप्ट पे पूरा बोहर थ्योरी बेस्ड है। पहला क्या है, कंसेप्ट ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा, स्टेशनरी क्या ऑर्बिट। सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। सेकंड क्या था अपना, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या, एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड थर्ड जो है वो अपना होता है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम। क्लियर है सभी को? इन्हीं तीन कंसेप्ट पे बोहर थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, और इन्हीं तीन कंसेप्ट को हम लोग बेटा इलोबरेट करके पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो पहले इसको लिख लें सभी लोग। ठीक है, यही मेन तीन कंसेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इलोबरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकंड क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ क्या, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं कि क्या क्या होता है पॉइंट। ठीक है, इसमें देखो कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट थोड़ा थोड़ा डिटेल में दे देता हूं। कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी जो है, अगर रिलेट करें एनर्जी से, ठीक है, इस चीज को क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब मैं समझाने की कोशिश करूं। अगर मान लो कि तुम्हें फर्स्ट फ्लोर से, घर का तुम्हारा जो फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, या ग्राउंड फ्लोर से तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है घर के, तो तुम किसका इस्तेमाल करते हो, सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो, है कि ना? तो सीढ़ी से अगर तुम जाते हो तो क्या तुम ये बोलते हो कि मैं 2.5 सीढ़ी में, मैं मतलब 2.5 सीढ़ी चढ़ के मैं सेकंड फ्लोर पे चला गया, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हो। हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ 5 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ठीक है, या हम कभी क्लासरूम है तो क्लासरूम में क्या कभी टीचर से ऐसा सुनते हुए सुने हो या बोलते हुए सुने हो कि यहाँ पे 13.5 स्टूडेंट बैठे हुए, मतलब 13.5 स्टूडेंट बैठे हुए, ऐसा तो नहीं होता। या तो 13 स्टूडेंट होंगे या 14 स्टूडेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे क्वांटाइज स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये मतलब हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। एंड ऑब्जर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आएगा, तो इसके बारे में भी वहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों थ्योरी को हम लोग एलोबरेट करके पढ़ेंगे, क्या क्या एजम्पशन था। ठीक है, इस तीनों थ्योरी के आधार पे हम लोग एलोबरेट करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो मैं लिखूंगा इसमें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि बोहर्स मॉडल इज अप्लाइड, समझ में आ रहा है,
only to one electron क्या species like क्या बोलो हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन लाइक के लिए उसमें हाइड्रोजन भी आएगा, हीलियम पे क्या आ जाएगा प्लस, है कि नहीं, लिथियम पे भी प्लस चार्ज, मतलब हाइड्रोजन लाइक तुम्हें बनाना है, ठीक है। क्लियर है बात सभी को? हीलियम पे कितना चार्ज, +2 चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसे ही ETC सो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? कोई दिक्कत है यहां तक? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये कंसेप्ट डिफाइन किया गया था, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, an atom has nucleus, an atom has nucleus at its क्या center where क्या all neutrons and क्या होता है protons are क्या प्रेजेंट। क्लियर है सभी को? यहाँ पे जल्दी से उतार लो, चलो उतार, लिख लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट पॉइंट है एन इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in क्या बेटा सर्कुलर, क्या लिखा हूं, एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, without losing any kind of क्या एनर्जी, बिकॉज कारण, है कि नहीं, तो कारण होता है कि F जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू F क्या अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होता है। अब ये F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और F अट्रैक्शन फोर्स क्या है कि नहीं? चलो देखते हैं इसको, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस, ओके। चलिए ध्यान दो, यहां पे देखो, मान लो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, यहां से मान लो न्यूक्लियस से यहां इतने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताओ न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, +Z, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का तो -E होता ही है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, कोई दिक्कत? अब बताओ मेरे को, मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां, समझना, इन दोनों के बीच में मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोल रहे हैं फोर्स ऑफ क्या अट्रैक्शन। अरे क्योंकि चार्ज बॉडी है ना, तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, या तुम लोग इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक और फोर्स लगता है, ये बाहर से अंदर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ लग रहा था ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक अंदर से बाहर की तरफ लगता है, इट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका जो वैल्यू होता है, ध्यान देना, वो होता है mv²/r। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा बात? ओके फाइन। देखो दो फोर्स यहां पे लग रहा है, एक फोर्स
बाहर से अंदर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल रहे हैं, या एफ अट्रैक्शन भी बोल रहे हैं, या कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हो, और एक अंदर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, सेंटर से इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो उसका वैल्यू क्या है, mv²/r। ठीक है। 4, अगर इन दोनों के फोर्स को बराबर करना है, मतलब फॉर इक्विलिब्रियम करना है, मतलब फोर्स को क्या करना है, बराबर कर देना है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर बराबर करना है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, इसका वैल्यू क्या है, mv²/r इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, इसको क्या होगा बोलो, kJd² क्या होता है, r², पीछे हम लोग निकाल चुके हैं ये वैल्यू, kJd²/r² होता है। इसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना सब लोग, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है। देखो अब यहाँ पे ये r को आ दिया, ठीक है। अब बोथ साइड हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई विथ हाफ, ठीक है, इन बोथ साइड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हाफ mv² इक्वल टू क्या, kJd² अपॉन क्या 2r। तो हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया kJd² अपॉन क्या 2r। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, समझ में आया, कुछ नहीं किया मैंने बस दो फोर्स को इक्वल किया, तभी तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अगर इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो अपना एनर्जी लूज नहीं करता है, उसी को तो हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट करते हैं बेटा, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट करते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ही क्या हुआ, वैसा ऑर्बिट कि जहां पे अगर कोई चार्ज बॉडी मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, तो कोई चार्ज बॉडी मूवमेंट में है तो अपना कभी भी एनर्जी इमिट नहीं करता है, जो उसका एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसी को निकालने के लिए हमने क्या किया कि दो फोर्स लगेगा बोथ साइड से, और दोनों फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है सभी को। तो देखो, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक है अपना क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, तो दोनों को इक्वल किया है, तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन कर लें सभी लोग जल्दी से। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, डन, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हटाओ, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को। देखो अब आगे बढ़ रहे बेटा, तो प्लीज यहाँ पे अब डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो काइंडली सभी लोग थोड़ा फोकस होके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए अब देखो अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि देयर आर इनफाइनाइट possible orbits around the क्या nucleus, around the क्या nucleus, but electron is allowed to revolve in those orbits only where mvr इक्वल टू क्या होना चाहिए, nh/2π, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ mvr इक्वल टू क्या होना चाहिए, nh/2π, where
n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा MVR का जो वैल्यू आना चाहिए, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको, MVR को, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, तो MVR का जो वैल्यू आना चाहिए वो हमेशा क्वांटाइज आना चाहिए, ठीक है। या तो ये आ जाए MVR h/2 पाई या 2h/2 पाई, ऐसा वैल्यू होना चाहिए, सो ऑन। क्लियर है सभी को? अब देखो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। क्या लिखा है मैंने कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल orbits, there are infinite possible orbits around the nucleus, but electron is allowed to revolve in those orbit only where MVR is equal to क्या है, NH/2 पाई। तो n का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3। अब क्या है ये, तो चलो जरा इसको समझते हैं। पहले आप इसको उतार लो, फिर मैं समझाता हूँ। पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। देखो समझो जरा, अगर मान लो, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मान लो कि यहाँ पे मैं एक, चलो ये मैंने न्यूक्लियस लिया, ठीक है सभी को, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मैंने r माना, ठीक है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखना एक और कलर का मैं यूज करता हूँ, यहाँ से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन सम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। इट्स डिस्टेंस इज, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ds डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे एक एंगल हुआ जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या, d थीटा। यहाँ पे एक एंगल बना जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, d थीटा, ठीक है। समझ में आ रही है, ये एंगल हुआ। और ये r क्या है, डिस्टेंस है, r क्या है, डिस्टेंस है। और ds क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या, ट्रेवल बाय क्या, इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है सभी को, लेट मी चेक, या ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? देखो अब समझते हैं जरा। देखो ये पूरी तरह से फिजिक्स है। ये जो कंसेप्ट आया था MVR = NH/2 पाई का, एंगुलर मोमेंटम का, ये पूरी तरह से फिजिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूं कि एंगल इक्वल टू होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आ रही बात? तो एंगल कितना है, d थीटा। आर्क क्या है, आर्क क्या है अपना ds, जो आर्क बन रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना है, ds, और रेडियस तो r है, कोई दिक्कत? तो अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो d थीटा अपॉन dt, ठीक है, तो ये ds अपॉन dt इंटू क्या कर देंगे, 1/r, ठीक है। तो d थीटा अपॉन dt क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, v/r। ओमेगा आ गया, ओमेगा इक्वल टू क्या, v/r, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या, v अपॉन क्या, r, ठीक है। अब देखो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक मिनट थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ क्या, इसका डायरेक्ट मैं नोटेशन ही ले लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है बोलो, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है, mr² होता है कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है, mr²। तो एंगुलर मोमेंटम जो हमने लिखा है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बोलो, I इंटू क्या होता है पता है, ओमेगा, I इंटू ओमेगा। तो वैल्यू रख दो, I इंटू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, mr² इंटू v अपॉन r, ठीक है। तो ये r खत्म हो गया, तो क्या आया, mvr। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या आ गया, mvr। यहीं से प्रूफ हुआ था, एंगुलर मोमेंटम यहीं से प्रूफ हुआ था कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mvr। क्लियर है सभी को? यहाँ पे एनीवन समझ में आ रही बात? चलो जल्दी से उतारो बेटा सभी लोग, ठीक है।
एवरीवन, यहां से प्रूव हुआ था आपका कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mvr। क्लियर है सभी को? चलो देखो, अब मैंने जो ये वैल्यू लिखा था कि mvr इक्वल टू h/2 पाई 2h/2 पाई, ठीक है, तो उसको जरा समझते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया कि क्वांटाइज्ड वैल्यू हम लेते हैं, है कि नहीं? तो क्वांटाइज का मतलब तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बट उससे पहले जरा हम देखते हैं। मान लो कि मैंने लिया यहाँ पे ऑर्बिट, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया है मैंने, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे क्या लिया मैंने, एंगुलर मोमेंटम। और हम जान गए हैं कि mvr इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, nh/2 पाई, और n क्या है, n इज देयर नंबर ऑफ क्या, ऑर्बिट। n इज देयर नंबर ऑफ क्या, ऑर्बिट। किसी को डाउट? देखो, अगर मैं लिखूं कि ऑर्बिट 1 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/2 पाई। क्लियर है? अगर मैं लिख दूं कि ऑर्बिट 2 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2h अपॉन क्या, 2 पाई। क्लियर है? अब देखो, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3h अपॉन क्या, 2 पाई। अगर मैं लिख दूं 4 तो क्या आ जाएगा, 4h अपॉन क्या, 2 पाई। अब तुम्हारे दिमाग में अगर कोई थोड़ा सा होता है ना, कोई बच्चा ज्यादा सोचने वाला था तो सोचेगा कि सर क्या इन दो वैल्यू के बीच में या इन दो वैल्यू के बीच में क्या और कोई नंबर नहीं हो सकता? तो नहीं बेटा, इन दो वैल्यू के बीच में कोई और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना। इन दो नंबर के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी तो क्वांटाइज्ड बोला जाता है। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखा था। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि किसी को अभी वही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी को हमारे घर में छत पे जाना है, अगर ये फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ऑफ कोर्स ये फर्स्ट सीढ़ी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट फोर्थ, तो क्या कोई ये बोलेगा, हर कोई यही बोलेगा ना कि अगर ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो तुम्हें 4 सीढ़ी चढ़ना होगा। क्या कोई ये बोलेगा क्या कि मैं 3.5 सीढ़ी चढ़ के आया था फर्स्ट फ्लोर पे, या मैं 2.5 सीढ़ी चढ़ के मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा? नहीं, सब ये बोलते हैं कि या तो हम 4 सीढ़ी चढ़ के गए ऊपर, या 3 सीढ़ी चढ़ कर गया मैं। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है हमेशा, क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है हमेशा, है कि नहीं? यहाँ भी क्वांटाइज्ड वैल्यू दिया गया है। क्लियर है सभी को ये वर्ड? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, चलो यहां तक हो गया। चलो ओके, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, व्हाई revolving in such orbits electrons does not lose any kind of energy, such orbits are क्या, called as क्या बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ में आ रही बात? जैसे समझते हैं, देखो अब देखो, ये मान लो 1, ठीक है, 2, 3, 4, तो ये क्या हो गया, ये क्या है हमारा ऑर्बिट नंबर है।
है कि नहीं? ये क्या है हमारा ऑर्बिट नंबर, और इसमें सेल कौन कौन सा होता है? के, एल, एम, एन, ठीक है, समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कहाँ? सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्या? सर्कुलर ऑर्बिट। अब देखो एक और बात समझो, समझना, यहाँ पे जो मैंने समझाया था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स नॉट अलाउड, इलेक्ट्रॉन्स नॉट अलाउड कहाँ? बिटवीन क्या बेटा? ऑर्बिट्स, है ना, क्योंकि क्वांटाइज वैल्यू है, तो जब क्वांटाइज वैल्यू है तो इन दोनों के बीच में कभी भी दो ऑर्बिट के बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं होता। कहने का मतलब है कि मान लो ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? वो हमेशा इस ऑर्बिट में होगा या इस ऑर्बिट में होगा, और इन दोनों के बीच के दो ऑर्बिट के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप, ठीक है, ये ध्यान रखना। दो ऑर्बिट के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। और हमेशा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिट्स के बीच में नहीं होता है। उसका कारण है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है सभी को? देख लो, उतार लो सभी लोग। ओके, चलो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये अपना चालू रहेगा, ठीक है। इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं, फिर रेडियस निकालेंगे, फिर हम लोग एनर्जी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, धन्यवाद।